हाय, कैसे हैं सब लोग? अच्छे? क्या हाल चाल है सबके? स्कूल बंद हैं तो मज़े तो आ रहे होंगे घर पे सबको, अच्छा लग रहा होगा सबको, बहुत मज़ा आ रहा होगा। सभी बच्चों कैसे चल रही है लाइफ सबकी? अच्छी? तो अच्छी चले लाइफ, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और ये आप सभी लोगों को हमेशा मेरी तरफ से एक आशीर्वाद समझिए या एक दुआ समझिए भगवान से कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। आप सभी लोगों को जो है अच्छे से अच्छे शिक्षा देने वाले लोग मिलें ताकि आप अपने लाइफ को बेहतर और बेहतर बना सके। तो रही बात ये इंट्रोडक्टरी, लेकिन दूसरी बात मैं करूँगा कि सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द बेस्ट मैथ्स क्लासेस बाय उमेश सर में। और मैं उमेश सर, योर मैथ्स टीचर, आपके सामने प्रस्तुत हूँ, आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आज, और नई चीज़ें लेकर के फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो व्यूवर्स, जो हमारे नए बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो ये कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको जो है बेहतर समझ में आएगा और आपके स्टडी के लिए वेरी हेल्पफुल होगा वो वीडियो, जो वीडियो आप अंत तक देखते हो, है ना। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप कोई मूवी देखते हो तो आधे पे तो छोड़ते नहीं हो, है ना। तभी तो समझ में आता है, मज़ा आता है आपको कि हाँ अच्छा है, जो हमारा कंक्लूज़न है, जो हमारा क्लाइमेक्स है वो सही है, वो अच्छा हो तो आपको और अच्छा लगेगा। ओके, तो आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए। वो नया चैप्टर जो है वो क्या है, वो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का मतलब क्या होता है कि वृत्त से संबंधित जो आपका क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रमिति होती है, उसके बारे में हमको समझना है। ओके जी, तो देखिए बच्चों, इन सब चीज़ों को समझने के लिए, यानी इस वृत्त से संबंधित या सर्कल से रिलेटेड एरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको सर्कल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई सर्कल क्या होता है। एक्चुअल में सर्कल के बारे में हम अगर जानने की कोशिश करें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसको हमको समझना बहुत ही ज़रूरी होगा। ओके जी, तो देखिए हम यहाँ पे सर्कल एक बना चुके हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये सर्कल जो दिख रहा है वो आपके सामने है। इस सर्कल में मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। वो पॉइंट इसलिए लिया हुआ है कि उस पॉइंट से हर पूरे पाथ पे जो सरकमफेरेंस है, यानी जो बाउंड्री वॉल है एक तरीके से समझिए, तो वहाँ से इसकी डिस्टेंस हर जगह क्या होती है, इक्वल होती है। ओके जी, यानी ये सब आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। एंड इक्वल होने की वजह से द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द बाउंड्री वॉल ऑफ द सर्कल, द डिस्टेंस बिटवीन ऑलवेज बी इक्वल एट एनी पॉइंट। ओके, किसी भी पॉइंट पे जो है वो इक्वल ही होता है, ये आपको समझ करके चलना है। चलिए भाई, अब हम इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो जहाँ से वो डिस्टेंस इक्वल होता है, यानी जहाँ से हम उसको सेंटर मान करके एक आर्क ले करके कोई ऐसे पाथ खींच देते हैं तो वो राउंड जो शेप बनता है उसे हम सर्कल बोलते हैं। और उस सर्कल में हमको मिलता क्या क्या है, सर्कल में हमारे पास होता है ये, जिसे हम बोलते हैं रेडियस, इट कॉल्ड रेडियस। ओके जी, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। ओके जी, समझ में आ गई बात। और
ये जो पूरा का पूरा, या यहाँ से ये लिखिए चाहे ये पूरा लिखिए, ये पूरा जो डिस्टेंस होता है वो पूरा डिस्टेंस जो होता है एंड टू एंड पॉइंट अगर हम सरकमफरेंस पे कहें तो वो आपका डायामीटर होता है। यानी ये पूरा जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका, इसको हम डायामीटर से शो करते हैं। ओके जी, डायमीटर हो गया। अब हम सरकमफरेंस ऑफ सर्कल की बात करें तो दो चीज़ें इसमें आपको इम्पोर्टेंट है समझनी। पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो सरकमफरेंस है यानी उसकी जो बाउंड्री वॉल है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है। तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई r। ओके जी, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला जो होता है वो 2 पाई r होता है। ओके, समझ में आ गया सबके कि 2 पाई r जो है वो किसका फार्मूला होता है, सरकमफरेंस का होता है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि सर सरकमफरेंस आपने 2 पाई r लिखा है, हम शुरू से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है, बट ये पाई क्या है? ये जो पाई आपने लिखा है इसका मतलब क्या है, ये क्या है, क्या एक्चुअल में ये कैसे आया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? तो देखो बेटा, आज से बहुत समय पहले एक आर्यभट्ट नाम के गणितज्ञ हुआ करते थे, मैथमेटिशियन थे, जो उस समय भी सरकमफरेंस का फार्मूला था और ये डायमीटर था। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, जस्ट डबल होता है। ओके जी, तो उस समय और उस समय जो है 2r और 2 पाई r, वो चाहे एक छोटा सा सर्कल हो और एक बड़ा सर्कल हो, दो सर्कल है, ठीक है, चाहे एक छोटा सर्कल हो, चाहे बड़ा सर्कल हो, चाहे उससे बड़ा सर्कल हो, चाहे कितना भी बड़ा सर्कल ले लीजिए, लेकिन जब हम सरकमफरेंस और डायामीटर का डिवाइड करते थे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 पाई r अगर हम 2r से डिवाइड करें तो कैंसल आउट क्या होकर के बच रहा है, पाई बच रहा है। यानी ये चीज़ हमेशा जो है मिलती थी, जो हर जगह कांस्टेंट होती थी, चाहे आप रेडियस कुछ भी ले लीजिए, चाहे डायमीटर कुछ भी ले लीजिए। और इस तरीके से उन्होंने पाया कि कुछ एक ऐसी वैल्यू मिल रही है जो हम किसी भी तरीके का सर्कल ले रहे हैं, किसी भी तरीके के सर्कल का हम सरकमफरेंस और उसके डायमीटर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको जो है वो एक निश्चित रेशियो जो है, एक कांस्टेंट टर्म मिल रहा है जिसकी वैल्यू जो है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3.1414 ऐसे मिल रही है। समझ में आ रही बात? तो उन्होंने इसको जो है 3.1414 ऐसे माना और ये आगे बढ़ता गया। तो ये जो है बाद में, ये अभी मतलब इस समय इसका जन्म हो गया, मतलब ये कहो कि ये जो है उस समय इसको खोजा गया। जब उस समय इसको खोजा गया उसके बाद की कंडीशन क्या हुई, उसके बाद जो है अब इस पर जो है रिसर्च चलने लगा और ये रिसर्च जो है काफ़ी आगे तक गया। तो ये पता चला कि ये जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, जिसका हमेशा उस पे बार आता है। समझिए बात को, यानी उसका अंत नहीं है, वो 3.14212426 ऐसे कंटिन्यूअसली आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। सो 22/7, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 आपको लेनी होगी, या फिर जहाँ पे आपको ये बोला जाएगा कि आप 3.14 लीजिए वहाँ पे 3.14 ले सकते हैं। जो चीज़ें आपको दी गई हैं उसी को पुट करना है, अगर नहीं दी गई हैं तो आप 22/7 या 3.14 दोनों में से कोई भी एक चीज़ लेकर के, कोई भी एक वैल्यू लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ओके, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ चीज़ें और हैं कि कंसेंट्रिक, ओके जी, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए कि क्या एक ही सेंटर से कई सर्कल खींचे जा सकते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल और नॉट? इज इट पॉसिबल और नॉट दैट द वन पॉइंट हैज टू or more and more circles? Can we make it? Yes, obviously हम उसको बना सकते हैं, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये हमारा सेंटर हो तो इस सेंटर से हम, वो डिपेंड करता है हम आर्क जो ले रहे हैं। अब मान लो हमने ये आर्क लिया तो ये आपका रेडियस यहाँ से यहाँ तक बन गया। अभी यहीं रख करके थोड़ा सा रेडियस बढ़ा दिया तो हमारा ये सर्कल बन गया, यहीं से थोड़ा रेडियस और रख करके बढ़ा दिया तो हमारा ये सर्कल बन गया। इट मीन्स कि देयर आर सो मेनी सर्कल्स वी कैन मेक, ओके, विद ओनली वन सेंटर, ओके। तो these type of circle is called the, these type of circle are called the concentric circles, यानी उसे हम कंसेंट्रिक सर्कल्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में संकेंद्रीय वृत्त भी कहते हैं। ओके, समझ में आ गई होगी बात, संकेंद्रीय वृत्त भी कहते हैं। अब हम इसके और प्रॉपर्टी में चलते हैं। अभी तक हम जहाँ तक गए वो प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो चुकी होगी, और अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, ओके, एंड डोंट मिस इट, प्लीज़ वॉच माय वीडियो फुल टिल द एंड, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें हम समझ गए कि कंसेंट्रिक क्या होता है, कंसेंट्रिक के अलावा जो रेडियस होता है, जो डायमीटर होता है। उसके बाद अब हम आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, जो कि बहुत ईजी है, बहुत बच्चों को टफ लगता है लेकिन है ईजी। उसके लिए दो तीन चीज़ों को हमको समझना है, वो हम समझ लेते हैं, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम एक सर्कल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, इसकी ज़रूरत हमको है, ओके। ओके, चलिए, ये हमारे पास कोई सर्कल है, ओके। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बिगेस्ट कॉर्ड क्या होता है, एंड टू एंड पॉइंट ऑफ सरकमफरेंस। सरकमफरेंस पे अगर हम कोई दो पॉइंट लेते हैं और उसको मिलाते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनती है उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, ओके जी। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, ओके। अब ये कॉर्ड जो है ये सेंटर से होकर के पास नहीं कर रहा है, ठीक है, बट एक थिंग और है, वन थिंग मोर I want to tell you that, I would like to tell you that if any chord passes through the center, it is called the diameter। अगर कोई भी कॉर्ड जो है सेंटर से होकर के पास करके गुजरता है, और कोई भी कार्ड में अगर सेंटर आ जाता है और दोनों एंड को वो टच कर रहा है, तो सेंटर जब आ जाएगा देन इट विल बिकम द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। तो वो जो है उस सर्कल का क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो बिगेस्ट कॉर्ड होता है, इतना आपको समझना होगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, वो भी समझ लेते हैं भाई। अब देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो है ये सर्कल है, ओके, ये हमारे पास सर्कल है। अब इसमें हमने अगर यहाँ पे सेंटर O मान लिया, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दिया, एक लाइन ऐसे खींच दिया, ओके, गॉट दैट।
तो ये जो पार्ट आप यहाँ से कोई एंगल बन रहा है, तो ये जो पार्ट है इसको समझिए, ये पूरा पार्ट जो होता है वो आपका माइनर सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? माइनर सेक्टर कहा जाता है। ओके, जिसे हिंदी में लघु वृत्त त्रिज्य खंड बोलते हैं, लघु वृत्त खंड बोल सकते हैं, लघु त्रिज्य खंड बोल सकते हैं। ये जो है माइनर सेक्टर के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम इसको मिटा दें, यानी ये जो कलर्ड हमने लिया वो आपका माइनर सेक्टर हो गया, लेकिन अगर इसी को हम इस पूरे में कर दें कलर, देन इट विल बी द मेजर सेक्टर। तो ये किस नाम से जाना जाएगा? मेजर सेक्टर के नाम से जाना जाएगा। समझ में आई बात? ये जो होता है आपका माइनर सेक्टर होता है, यानी ये छोटा वाला पार्ट जो होगा अगर काट के निकाल दीजिए तो आप देखते होंगे कि अक्सर इस तरीके का होता है। जब आप वाटरमेलन को कट करते हो तो ऐसा निकाल के देते हैं सब, तो वो जो आपका होता है वो माइनर सेक्टर होता है अगर छोटा है तो, और बड़ा वाला जब काट के निकालेंगे तो वो दूसरा हो जाएगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो देयर आर टू सेक्टर्स, वन मेजर सेक्टर, ओके जी, एंड सेकेंड वन इज माइनर सेक्टर। ये दो सेक्टर्स आपको पढ़ने हैं और इनका फार्मूला क्या होता है वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले दो तीन चीज़ें और समझ लें, फिर फार्मूले पे चलेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके जी, चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा ये सर्कल है, यहाँ से अगर हमने ऐसे लाइन खींच दी और इसको कलर कर दिया, अब देखना ध्यान से, उसमें क्या था कि हमने सेंटर, यहाँ सेंटर को टच भी नहीं किया, सेंटर से हमको कुछ लेना देना नहीं है। ओके, तो जब हमको सेंटर से कुछ लेना देना नहीं है तो ये जो कलर्ड पार्ट है वो आपका होता है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ओके जी, और छोटे वाले को माइनर बोलते हैं और बड़े वाले को क्या बोल देंगे? मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, ये दो तरीके के सेगमेंट आपको देखने को मिलते हैं। ओके, समझ में आ गई बात? अब हम जो है फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे। अब वो फार्मूला क्या होता है, कैसे हम निकालेंगे, ये हमको जानना है। ओके जी, तो सबसे पहले अगर हमको एरिया ऑफ द सेक्टर की बात करनी है, किसकी बात करनी है? एरिया ऑफ द सेक्टर की बात करनी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स क्या हो गया कि एरिया ऑफ सेक्टर इसका हमको एरिया निकालना है, ओ ए बी पी। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके जी, यानी आपका क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये आपको फार्मूला याद रखना होगा और इसी फार्मूले से आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको जो है अगर एरिया ऑफ सेक्टर आपका मिल गया, एरिया ऑफ सेक्टर इज इन द एंगल थीटा यहाँ पे ले लेंगे, जो एंगल दिया रहेगा उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, वो होना ही चाहिए, तभी आपका जो है वो निकल पाएगा। ओके जी, चलिए अब हम चलते हैं सेगमेंट का एरिया अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब अगर आपको बड़े वाले का निकालना है, बड़े वाले का, तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए ये आपने निकाल लिया और कहा जाए कि नहीं आपको माइनर का तो निकाल ही लेना है, उसके बाद मेजर का भी बताना है। तो मेजर का बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर माइनस आपको पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन
360 कर देना है। यानी आपका पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया हो गया, उसमें से एरिया निकल गया, तो बचे हुए भाग का, बचे हुए पार्ट का एरिया आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ये मेजर के लिए हो गया, मेजर सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए ये हो गया, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के लिए ये हो गया। ओके, समझ में आ गई बात। अब हम चलते हैं सेगमेंट के एरिया की तरफ। ओके जी, तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए, सेगमेंट का एरिया का फार्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि सेगमेंट अगर आपको निकालना है तो आपको मान लीजिए यहाँ पे ए बी एक कॉर्ड हो गया, और सेगमेंट ए पी बी का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले काम आपका क्या होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। ओके जी, एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको निकालना ही पड़ेगा। माइनर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा क्या होता है वो निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल करके उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर घटा देंगे तो अपने आप ये बचा हुआ पार्ट मिल जाएगा। यानी एरिया ऑफ सेक्टर आप यहाँ पे लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, ओ ए पी बी में से ओ ए बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इतना पार्ट आपको मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, हाँ चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक चीज़ और होती है इसमें जो हम मिस कर रहे हैं कि ये ए पी बी की अगर केवल आर्क की बात की जाए, ओके, तो आर्क कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क मीन्स ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये कर्व्ड डिस्टेंस जो होता है यहाँ से यहाँ तक का, उस डिस्टेंस को निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। तो थीटा रहेगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और वी कैन राइट इट एज 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। इसको और मॉडिफाई कर दीजिए तो 2 से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी और वी कैन राइट इट पाई आर थीटा अपॉन 180। दिस इज द लेंथ ऑफ, L इज इक्वल टू लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा अपॉन 180 हो जाता है। ओके, अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई, अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो सर्कल में से ये माइनर वाला घटा देंगे तो मेजर मिल जाएगा। वो चीज़ मैं पहले भी बता, सेक्टर को जैसे करेंगे वैसे माइनर सेगमेंट से मेजर सेगमेंट निकालने के लिए भी किया जा सकता है। ओके, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे, आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होना है, क्या क्या फार्मूले आपको यूज करने, किस तरीके से फार्मूले अप्लाई होंगे। अब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी तक हम फार्मूले की तरफ बढ़े थे और अभी तक हम जो है उसके बेसिक नॉलेज में थे। अब हम जो है बेसिक नॉलेज से इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर बढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते रहेंगे तो हमको बेटर क्लियर होगा, और स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हमको
क्या करना है। ओके, चलिए तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर, ओके जी, अगर find the area of a sector of a circle with radius 4 centimeter of angle 30, also find the area of corresponding measure sector, use pi is equal to 3.14। तो देखिए मैं डायग्राम बना देता हूँ सीधे सीधे, उसी से समझ करके हम क्वेश्चन को कर लेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई सर्कल है, ओके, इसका रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर है और इनके बीच में एंगल 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला जैसा कि मैंने बताया था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ओके, use pi is equal to 3.14 or 22/7, you can write like this। ओके, आप यहाँ पे क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है, तो सबसे पहले पाई आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर, थीटा का 30 अपॉन 360, 0 से 0 12 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको 3.14 लेना है, 3.14 लीजिए, या 22/7 इंटू 16/12, यू कैन राइट इट एज 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, देन 88/21। अब इसको आप डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट में आया वो लिख दें तो वो माइनर सेक्टर का आ जाएगा। ओके, नाउ इसके बाद अगर कोरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का निकालना हो तो क्या करेंगे, देन मेजर सेक्टर के लिए मैंने बताया था क्या किया जा सकता है। फॉर मेजर सेक्टर हम पाई आर स्क्वायर माइनस ये कर सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो पाई आर स्क्वायर सबसे पहले निकालना होगा अपने को, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 88/21। You can write it and you can calculate it. After calculation we find the answer for corresponding major sector। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमको ये चीज़ मिल जाएगी जो हमको चाहिए यहाँ पर। ओके, चलिए तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको अगर सेगमेंट निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, ये तो क्वेश्चन इजी, वेरी इजी। तो बच्चों अगर इजी है, समझ में आ गया है तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप नोटिफिकेशंस अगर चाहते हैं इस चैनल्स के तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन जो होगा उसमें वो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। इसके अलावा आप देखो बच्चों, क्या है कि इन सब चीज़ों से मुझे बहुत खुशी मिलती है। मतलब क्या कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, है कि नहीं। अब देखो होता क्या है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को टीचिंग मेथड में कुछ प्रॉब्लम हो, मेरे टीचिंग मेथड से किसी को कोई दिक्कत भी हो रही हो, बट ये निगेटिविटी में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन क्या होता है कि मैं अपने आप से सेटिस्फाई हूँ। क्यों सेटिस्फाई हूँ? क्योंकि मैं जो आपको दे रहा हूँ अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 100% मिल जाए, जो चीज़ मैं देना चाह रहा हूँ वो आपको 100% मिले। ठीक है, इसके अलावा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हो, इसके अलावा कि आपको क्या अच्छा लगता है,
क्या नहीं अच्छा लगता है, ये आपकी पसंद है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो है क्या कहते हैं कि बिल्कुल इसी में मजे रहो, नहीं, मैं अपनी खुशी से आपको दे रहा हूँ। आप ले सकते हो तो लो, नहीं ले सकते हो तो डोंट वरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार आप अगर वीडियो ऑन कर रहे हो तो वीडियो को पूरा देखो ताकि समझ में आए और बेहतर तरीके से आप उसको कर सकें। क्योंकि देखो बेटा, किसी भी चीज़ को अंत तक अगर आप देखोगे किसी भी वीडियो को तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ये मेरा मानना है। और आप एक बार इसको फील करके देखो, एक बार इसको ट्राई करके देखो, अगर ना समझ में आए तो फिर कहना कि सर ने क्या बोला था। ओके, और अभी तक जिन्होंने मेरा कोऑपरेशन किया है, जो मेरे साथ हैं, जो बच्चे, जो बड़े, जो भी मेरे समकक्षीय हैं या मेरे समान हैं, जो मेरे कलीग्स हैं और जो मेरे क्या कहते हैं मेरे स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा और मैं उन स्टूडेंट्स की सराहना करूंगा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जिनको मेरा पढ़ाना पसंद है। ओके, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो मेरे बच्चे जो हैं उनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यू कैन कॉल मी, यू कैन टॉक टू मी अबाउट द क्वेश्चंस स्टडी कि सर हमने ये पढ़ा, हमको ये चीज़ प्रॉब्लम है, चाहे इसमें कोई दिक्कत है या कोई सजेशन है वो आप दे सकते हो। इसके अलावा आप जो है बहुत सारी चीज़ें अभी मेरे कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, मेरे वहाँ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ चीज़ें अभी मैं अपने सेटअप में नहीं ला पाया हूँ, कुछ दिनों बाद वो भी सेटअप में आ जाएगा। इसलिए आप आपको यू नीड नॉट वरी अबाउट इट बिकॉज ऑल दीज थिंग विल कमिंग सून टू यू। ओके, आपके पास आ जाएगा और हम आपको ज़रूर देंगे, हम कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात कर रहे थे माइनर सेक्टर की, माइनर सेक्टर के और मेजर सेक्टर, कोरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाली अभी। अब हम सेगमेंट की बात कर लेते हैं। सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट की बात करते हैं। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट में कैसे हम क्या करेंगे, तो ये लीजिए, हमने ये बना दिया एक सर्कल। नो, ओके, हियर इट इज। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इसको। आई थिंक यू कैन सी इट वेरी वेल। ओके, नाउ ये आपके पास सर्कल है, यहाँ पे कोई सेंटर O है, आपका ये जो है दिया हुआ है, इसका रेडियस दे दिया आपको मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दे दिया। ओके, 5 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज दे दिया कितना 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री तो नहीं है बट थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, 120 कर लो। ओके, 120 डिग्री। ओके जी, तो अब आपको इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। क्या दिक्कत होने वाली है भाई, देखते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करना होगा। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो हमको निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हमको यहाँ से ठीक एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। ओके, ये परपेंडिकुलर का क्या वर्क होगा, ये इसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करेगा और ये जो है 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। यू कैन सी इट। ओके, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। नाउ आपको अगर कॉर्ड की वैल्यू नहीं पता है देन हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले इस सेक्टर का फार्मूला लगाएंगे, माइनर सेक्टर का। सेक्टर तो यहाँ नाम दे दीजिए P
बी, ओ ए पी बी एक सेक्टर बन रहा है, ओ ए पी बी एक सेक्टर बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, ओके जी, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। नाउ पुट द वैल्यूज, पाई आर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 5 और थीटा हाउ मच, ये 120 लेकर के ही करना है अभी आपको पूरा थीटा, ये पूरा सेक्टर के लिए तो 120 लेंगे अपॉन 360। नाउ ये 3 हो गया, इट मीन्स कि 25 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बात करनी है। नाउ यू कैन राइट इट एज 3.14, 25 इंटू 3.14 अपॉन 3, okay, now it can be divided or not, something we find here, कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन पे जो आएगा वो आप लिख लोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये मान करके चलना है कि ये जो आपने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये ट्रायंगल तो ये 120 है और जब इसको हाफ पे करेंगे तो ये जो एंगल, यानी इसको थोड़ा ऐसे देखिए, बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से हमने ऐसे किया तो ये 60 और 60 पे डिवाइड हो जाएगा, ओके, जस्ट हाफ पे। अब ये 5 है। अब आपको क्या करना है, इधर से जब हम देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लग जाता है, ओके जी। नाउ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि cos 60 इज इक्वल टू क्या होता है, OM इज इक्वल टू यक्स मान लेंगे, इसको हम यक्स मान लेंगे क्योंकि हमको हाइट ही पता करनी है। 1/2 बेस इंटू हाइट हमारा एरिया का फार्मूला होता है, ये हमको ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, cos 60 लगाएंगे तो बेस अपॉन हाइपो मिल जाएगा। नाउ ये आपका O है, ये A है और ये B है इन ट्राइंगल, और यहाँ पे आप M मान लीजिएगा, OAM। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल OAM। नाउ cos 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपो, देन बेस OM, हाइपो इज OA। नाउ cos 60 की वैल्यू 1/2, OM आपके पास क्या है, x अपॉन 5, ओके, देन x इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, ओके जी। नाउ ये आपको मिल जाएगा, ये आपको x की वैल्यू यानी OM की वैल्यू मिल गई। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि आपको बेस नहीं पता है, देन बेस के लिए भी आपको साइन लेना पड़ेगा। तो नाउ इन ट्राइंगल OAM, now same triangle we can write it sin 60, sin 60 is equal to AM upon OM, okay, AM upon OM, okay जी, sorry, AM upon OA, AM upon OA, परपेंडी अपॉन हाइपो। तो परपेंडी अपॉन हाइपो यानी AM की वैल्यू हम अगर कुछ भी मान लेते हैं, A मान लो, देन A अपॉन क्या हो जाएगा, OA 5 और √3 अपॉन 2, देन 5√3, तो A इज इक्वल टू 5√3 अपॉन 2। देन अगर हम ये डबल माने, क्योंकि ये और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो AB इज इक्वल टू 2AM। नाउ 2 इंटू A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5√3 अपॉन 2। नाउ 2 से 2 कैंसिल, देन AB इज इक्वल टू 5√3। अब हम यहाँ पे इस फार्मूले में ये दोनों वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो 1/2 बेस क्या है आपका, x, बेस आपका 5√3 है, और हाइट कितनी है, एल्टीट्यूड क्या है, OM यानी x की वैल्यू 5/2 है, यानी 25√3 अपॉन 4 cm² आपका ये आ जाएगा क्या, ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ
दिस इज द कैलकुलेशन। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल गया और एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर देंगे, यानी एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देंगे तो ये पार्ट आपको मिल जाएगा। यानी सेगमेंट APB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 इंटू 3.14 अपॉन 2 सॉरी 3 माइनस माइनस 25 रूट 3, 25 इंटू 1.7 क्योंकि रूट 3 है तो हाँ 1.73 अपॉन 4। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके जी, तो ये जो चीज़ें मैंने बताई आपको परहैप्स आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी टफ ज़रूर लग रही हैं, लेकिन आप इजीली कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं आराम से, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो। ये जो डायग्राम है थोड़ा सा मैंने बड़ा करके आपको दिखाया, इससे आपको बेसिकली क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ यहाँ पे हो रही है। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। ये जो मैंने बनाया है, ये जो चीज़ें हैं वो बस सिंपली ये समझना है कि अगर आपको सेगमेंट निकालना है और सेक्टर दिया हुआ है तो सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दीजिए, आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। अब वो निकालने के लिए कैलकुलेशंस क्या क्या करनी पड़ी वो थोड़ा सा टफ था, उसको थोड़ा सा समझना था आपको कि हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसको लाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी चीज़ों को हमको ध्यान देना पड़ेगा, तब जा कर के हमारा ये क्लियर होगा। तो अच्छा बच्चों, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। अब आपका वो क्या कहते हैं फार्मूला और क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे जब आप लगाने जाओगे चैप्टर को। इसके अलावा एक्सरसाइज का भी आपको वीडियोस मिलेंगे, एक्सरसाइज के बारे में भी, हर एक्सरसाइज का जो भी मेन क्वेश्चंस हैं उनका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इसी वीडियो पे मिलेगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ऑन करें तो पूरा देखना ही है आपको। देखिए, ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आएगा और आप समझेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा और आपके स्टडी में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तब तक के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जब तक नहीं आता है तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, नमस्ते और शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।